हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो अब स्टार्ट हो गया चैप्टर मोशन। आपको पता होगा कि केवीएस पीआरटी के लिए साइंस वाले सेक्शन में अगर 100% सिलेबस को मानते हो तो 40 से 50% सिलेबस सिर्फ क्या है, मोशन है। इसकी अपनी एक अलग अहमियत है, ठीक है ना। तो वैसे तो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर ग्राफ वाले क्वेश्चन कराओ, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी तो हैं जिन्हें बेसिक कंसेप्ट भी चाहिए। तो मैं बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करूंगा। 4 या 5 क्लास होगी इसकी, जिसमें हम सारा चैप्टर कर लेंगे, इसके ग्राफ वाले क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर उसके बाद कभी कभार बीच बीच में एक एक वीडियो डाल दिया करूंगा जिसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कलेक्ट करके लाऊंगा कहीं से। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो, सबसे अच्छा, सबसे पहले अगर मैं पूछूं मोशन, मोशन को कहते हैं गति, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को गति में कब कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, मान लो कार में, बाइक में, घर में, कहीं ना कहीं बैठे हो, तो आप रेस्ट में हो, मोशन में हो। तो आप सबने कहा सर रेस्ट में हो, आपने ये गलत बताया। आप बैठे हुए हो और आप किस पे रहते हो? अर्थ पे। अर्थ रेस्ट में, मोशन में? मोशन में। अगर अर्थ मोशन में है तो आप भी तो मोशन में होंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो याद रखना, मोशन में है या रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हो। अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपने घर के सराउंडिंग से, घर की दीवारों से, तो आप रेस्ट में हो। लेकिन अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किससे? अदर प्लेनेट से, स्टार्स से, मून से, तो आप किस में हो? मोशन में हो। क्यों? क्योंकि अर्थ तो कंटिन्यूसली मोशन में है ही ना, ठीक है ना। तो मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है ना। ये बहुत यूजफुल काम आने वाला है सभी केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट के लिए, ठीक है ना। पूरा एनसीईआरटी डिक्टेशन वाइज चलेंगे और फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when any object is said to be in motion when it changes its position with respect to stationary object। जब वो किसी रुके हुए वस्तु से अपनी पोजीशन चेंज करता है तब हम उसे क्या कहते हैं? मोशन में कहते हैं, ठीक है ना। चलो चलो, इन एवरीडे लाइफ वी विल सी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मोशन, बर्ड, फ्लाई, स्विम, ये सब लिखा हुआ है कि मोशन में भी देखते हो और आप रेस्ट में भी देखते हो। एटम एंड मॉलिक्यूल, प्लैनेट्स, स्टार एंड गैलेक्सीज ऑल आर इन मोशन, सब मोशन में है, ठीक है ना। कैसे है ये एटम वाले चैप्टर में हम बता चुके हैं। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट इज पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कह रहा है अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी की पोजीशन चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो किस में? मोशन में है, ठीक है ना। हाउ एवर देर आर सिचुएशंस वेयर मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। अब यहां पे वाली बात आएगी जो मैं कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ द डस्ट पार्टिकल लीव्स ब्रांचेस ग्राउंड। आपके चारों ओर एयर है, एयर मूव करते हुए तो दिखती नहीं है, लेकिन वो कह रहा है एयर मूव करते हुए कब दिखती है? जब डस्ट पार्टिकल आपको दिखते हैं एयर में, जब प्लांट्स की ब्रांचेस, ट्री, लीव्स, ये सब हिलते हैं, ठीक है ना। व्हाट कॉज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट, चेंजिंग द सीजन। कह रहा है सनराइज किस वजह से होता है, सनसेट किस वजह से होता है, और चेंजिंग ऑफ सीजन किस वजह से होता है। इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। आपको पता है ना, अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के चारों ओर भी घूम रही है। यही अर्थ के मोशन की वजह से ही सनसेट भी हो रहा है, सनराइज भी हो रहा है, चेंजिंग ऑफ सीजन भी हो रहा है, ठीक है ना। चलो, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर पर्सन। ये वाला पॉइंट आ गया, सुनो।
कह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है और तीसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में। मानो एक बस है, बस में आप बैठे हो, आपका भाई बैठा है, आप आपके भाई के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, लेकिन आप बाहर किसी इंसान के रिस्पेक्ट में किस में हो, मोशन में। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन आपके भाई से तो चेंज हो नहीं रही। क्यों? क्योंकि आप जितनी स्पीड से मूव कर रहे हो उतनी स्पीड से आपका भाई भी मूव कर रहा है, और दोनों के दोनों किस में हो, बस में हो। तो आप ये अपने भाई के पोजीशन जो आपके बगल में बैठा है को पैसेंजर, इसकी पोजीशन के रेस्पेक्ट में किस में हो, रेस्ट में। लेकिन बाहर किसी से कंपेयर करोगे तो किस में आ जाओगे, मोशन में। ठीक है ना, यही लिखा हुआ है। A person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger as moving. However, the passenger inside the bus, ये वही लिखा है जो अभी हमने बताया। ओके, मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। कई मोशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज्यादातर मोशन। सम ऑब्जेक्ट कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन, कुछ तो सीधी लाइन में मूव कर सकते हैं। अदर में टेक सर्कुलर पाथ, कुछ सर्कुलर पाथ मूव कर सकते हैं। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, कुछ तो रोटेट कर सकते हैं, अपने एक्सिस पे घूमना जैसे लट्टू घूमता है, कुछ वाइब्रेट करते हैं। ये सारे मोशन ही तो हैं। मैं बोल रहा हूं तो मेरी जीभ हिल रही है, तो मेरा जीभ भी मोशन कर रहा है। ठीक है ना, टंग। देयर में बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। कभी कभार आपके पास ऐसे केसेस आएंगे जिसमें ये एक से ज्यादा केस होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, ये ढलान है, ढलान को कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। एक टायर है, टायर को आपने छोड़ा। अब आप एक चीज देखो, टायर सीधा भी चल रहा है और अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है, तो दो मोशन है ना, रोटेशनल और ट्रांसलेटरी। भाई यही आपको समझना होता है। ठीक है ना। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न द डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन। वी शैल ओके नाउ देखो, कह रहा है कि सबसे पहले हम समझाएंगे आपको मोशन स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में ले जाएंगे किसकी हेल्प से, ग्राफ और इक्वेशन की हेल्प से। और यही आपके पेपर में पूछा जाता है। अब कई बच्चे मुझे सजेशन करते हैं अभी और पहले भी कि सर डायरेक्ट ये करा दो। मैं तो डायरेक्ट ये क्या, मैं तो डायरेक्ट वो बता देता हूं जो आपके पेपर में आएगा, वो क्वेश्चन मैं करा देता हूं। मुझे तो नहीं पता ना क्या आएगा, मैं झूठ बोल के करा दूंगा। लेकिन नहीं, मैं आपको सारा कंसेप्ट कराऊंगा। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये आपके ऊपर और आपकी किस्मत के ऊपर है। ठीक है ना, सारा करेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कहा गया यार। नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग मोशन। अब मोशन क्या होता है इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। अच्छा, ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है मैं समझाता हूं। मान लो ये पूरा आपका टेबल है जिसपे खाना खाते हो, डाइनिंग टेबल, पढ़ने वाला स्टडी टेबल। आप एक चीटी हो, आप यहां हो, एक दूसरी चीटी यहां है। इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? आप कहोगे स्केल से निकाल लूंगा। आप चीटी हो, तो आप फिजिक्स पढ़े हो, थोड़ी बहुत मैथ पढ़े हो, तो हम क्या करते हैं, किसी एक एक्स मतलब इसे कार्टेशियन प्लेन में फंसाते हैं। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू यहां से निकालते हैं, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू यहां से निकालते हैं, और दोनों के बीच का क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सुनो ये क्या कर रहा है। लेट अस अज्यूम दैट स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ टू द रेलवे स्टेशन। चलो इसको एज्यूम करते हैं, सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, पेलने के लिए नहीं। पेलने के लिए मतलब मैं बता देता बच्चों, ये आएगा ये आएगा ये आएगा। सीखने के लिए मतलब रेलवे स्टेशन ये रहा, 2 किलोमीटर नॉर्थ पे स्कूल। नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ, 2 किलोमीटर। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के रेस्पेक्ट में कहा ये स्कूल है। मैं इसको ऐसा भी तो कह सकता था कि रेलवे स्टेशन, मैं कह सकता था रेलवे स्टेशन इज 2 किलोमीटर साउथ टू द स्कूल, ऐसे भी कह सकते थे, और दोनों का मतलब सेम होता। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? गुड। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। पहले वाले केस में रेलवे स्टेशन से स्कूल को समझाया गया, तो रेलवे स्टेशन को क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट। अगर दूसरे वाले केस में जाऊं तो मैं दूसरे वाले केस को क्या मानूंगा, रेफरेंस पॉइंट, जिससे समझाया जाता है। समझाया मैं क्या कहा? आपने कहा कि सर अगर मेरे घर आना है तो लाल चौक से राइट हो जाना,
तो लाल चौक को आपने रेफरेंस पॉइंट बना दिया, ठीक है ना। चलो, वी कुड हैव आल्सो चूजन द अकॉर्डिंग टू कन्वेंस, अपने हिसाब से चुन सकते हो जो भी हो। अब मैं इस पे एक झूठ का खुलासा करता हूं, ठीक है ना, सुनते रहना। पता है जो काम सिर्फ अपने फायदे को देख के करा जाएगा ना, उसमें दूसरों का नुकसान जरूर होगा। सुनना, यहां पे लिखा है ना इन्होंने कि रेफरेंस पॉइंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक भाई साहब ने कहा टाइम यहां होगा, डिस्टेंस यहां होगा, ठीक है ना, जिनका मैं जनरली बताता हूं, क्योंकि औरों की भी कमियां है, लेकिन उसकी कमियां इसलिए होती है क्योंकि वो खुद ही गड्ढे में गिर रहे हैं बार बार। उन्होंने कहा टाइम एक्स एक्सिस में आता है, डिस्टेंस वाई एक्सिस में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप टाइम को वाई एक्सिस में ले लो, डिस्टेंस को एक्स एक्सिस में, किसी ने मना नहीं किया, और यहां उसने मेंशन भी कर रखा है। और जो ग्राफ के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं ना, वो एक्सिस रिवर्स करके आ रहे हैं, एक्सिस रिवर्स करके आ रहे हैं कि आपको गलती होगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि आपने जितने भी करे हैं उसमें टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में करा है और डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस में करा है, लेकिन ऐसा मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, यहां एनसीईआरटी ने लिख रखा है। चलो, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसे देखो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बताया तो बिल्कुल। मानो ये आपने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, इसे ओ मान लिया, ओ से सी गए तो कितना गए 25 मीटर है, तो अच्छा किलोमीटर है, किलोमीटर है तो किलोमीटर गए। मान लो ओ से बी गए तो कितना गए 35 किलोमीटर। ओ से ए गए तो कितना गए 60 किलोमीटर। समझ आ रहा है? अब आप क्या गए, ओ से पहले ए गए, फिर ए से वापस आए बी, अब कितना चले, ओ से ए 60 और ए से बी ये वाला पोर्शन, ये वाला कितना हो गया 25, तो कितना हो गया 85। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो एक्चुअल में ये क्या बता रहा है आपको, अब ये इंक्लूड करने वाला है या बताने वाला है कौन सा टॉपिक, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो, कहां गया, चलो, एक टॉपिक होता है डिस्टेंस, एक टॉपिक होता है डिस्प्लेसमेंट। इसे कहते हैं दूरी, इसे कहते हैं विस्थापन। दूरी का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु द्वारा जितना भी रास्ता चला गया होता है, किसी वस्तु द्वारा कितना भी रास्ता चला गया होता है, उसे कहते हैं डिस्टेंस। जैसे इसी वाले केस में मानो ओ से ए आए आप कितना 20 किलोमीटर, फिर बी से ए से बी चले गए कितना 10 किलोमीटर। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 20 जमा 10 यानी कि 30, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? चलो गुड। अब सुनना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां आप एंड कर रहे हो, उन दोनों के बीच का जो सबसे कम रास्ता होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप इसी केस को कंसीडर कर लेते हैं, आपने ओ से स्टार्ट किया, एंड कहां गया बी पे, तो ओ से बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा 20 था, ये 10 था, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, यस सपोर्ट योर आंसर। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट चला है, उस पर डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्या ऐसा हो सकता है बताओ? आंसर आएगा यस। कैसे? मान लो आप एक सर्कुलर पाथ में चल रहे हो और यहां से स्टार्ट करके वापस यहीं आ गए, तो डिस्टेंस तो आपके पास कुछ ना कुछ होगा। मान लो इसकी रेडियस r है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r। लेकिन अगर मैं बात डिस्प्लेसमेंट की करता हूं तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और इस केस में आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। और जरूरी नहीं है सर्कुलर पाथ में, ऐसा भी हो सकता है आप एक दिन स्कूल से घर गए, फिर घर से स्कूल आए,
तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम। तो आंसर लिखोगे यस, इट कैन बी पॉसिबल व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। और इसी पे एमसीक्यू बनते हैं, यही इंफॉर्मेशन पे क्या बनते हैं, एमसीक्यू। कहां गए, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक फार्मर पे स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर है ये, ठीक है ना, जिसकी साइड है 10। वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो एक राउंड लगाता है 40 सेकंड में, ये हमें दे रखा है। अब उसके पास समय है इतना, तो 2 मिनट 20 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, 140 सेकंड। तो उसके पास 140 सेकंड है, और इस 140 सेकंड में वो पूछ रहा है आपसे डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पार्ट बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बस अब आपको सबसे पहले, मानो हमने यहां से स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको ये पता करना है बच्चों कि 140 सेकंड में वो कहां पहुंचा होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई फाइनल पोजीशन आफ्टर 140 सेकेंड। इज दैट ओके? चलो, 40 सेकंड में एक चक्कर, देखो यहां से स्टार्ट करा, एक चक्कर 40, 2 चक्कर 80, 3 चक्कर 120, यानी कि 120 सेकंड में उसके 3 राउंड हो गए। और टोटल समय कितना, 140, तो कितना समय बचा, 20 सेकंड। अगर 40 सेकंड में वो पूरा राउंड ले रहा है, तो 20 सेकंड में कितना राउंड लेगा, आधा। ये बात समझ आई? तो 140 सेकंड में वो देखो, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और आधा राउंड, यहां पहुंच जाएगा। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट आ गया और ये इसका फाइनल पॉइंट आ गया। अब वो पूछ रहा है शॉर्टेस्ट पाथ, और आपको पता है शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों का क्या होगा, ये होगा। और स्क्वायर में हर साइड क्या होती है, 90, सॉरी हर एंगल क्या होता है, 90। तो पाइथागोरस से ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10√2। तो इस वाले का आंसर आ जाएगा 10√2। चलो क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 थे, ये फेमस क्वेश्चन, मतलब इसी तरह के क्वेश्चनों से एमसीक्यू का कंटेंट बनता है, ठीक है ना। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ट्रू है? पहला, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0, ये तो फॉल्स है। हमने तो पढ़ ही लिया था डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इसी से पढ़ते पढ़ते आपके मन में ये जरूर आना चाहिए कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। ये आपके मन में पैरेलल चलना चाहिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, लेकिन अगर आप चले हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करा है, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगला, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। मान लो ये ए है, ये बी है, ये 100 मीटर है। आप ए से बी गए और बी से ए वापस आ गए, तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 200, क्योंकि 100 गए 100 आ गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि वहीं वापस आ गए जहां से चले थे। अब मान लो आप यहां वापस आ गए सी, जो कि आधा है, आधा मतलब 50। तो अब बच्चों डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी 100 और बी से सी 50, 150। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, ए से बी, बी से सी, तो डिस्प्लेसमेंट तो बस इतना ही होगा, वो कितना होगा, 50। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इस पे एमसीक्यू बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, कैन नेवर बी greater than distance. It can be equal to it can be equal to distance when path is straight and
नो बैकवर्ड मोशन इज कंसीडर। मतलब अगर ये सीधी रोड है ए और बी 100 मीटर, आप ए से बी पहुंच गए तो आपका डिस्टेंस कितना होगा बच्चों 100, और इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 100। अगर आप वापस नहीं आ रहे और सीधा रास्ता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। सीधे का मतलब समझो ये पहाड़ी है और आप ऊंट के ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे हो, ऊंट के ऊपर चढ़ चढ़ के यहां पहुंचे, मानो यहां। इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो ये सीधा देखा जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो ये सीधा देखा जाएगा, लेकिन डिस्टेंस ये ऐसे देखा जाएगा। सीधा पाथ मतलब स्ट्रेट, स्मूथ रोड, सीधी रोड। लेकिन कंडीशन वही है कि वापसी ना आना हो, मतलब सिर्फ जाना जाना हो। तो क्या हमने समझा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। कब? जब आपका पाथ स्ट्रेट हो और कोई बैकवर्ड मोशन ना हो। ठीक है ना? तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना?